Hello everyone, welcome to our new video. We are discuss about the poetic device which are used in the 10th poem The Bengal Sailors. इस पोएम में हम पहले जो राइटर है जो पोइट है मतलब जो इसमें पोइटेस्ट है सरोजनी नायडू, उन्होंने पोएम को लिखा है उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका इंट्रोडक्शन करेंगे। फिर जो पोइटिक डिवाइसेस है कौन कौन सी जो पोएम में पोइटिक डिवाइसेस है उनका यूज़ हुआ है, जैसे सिमिले, मेटाफर, इलिट्रेशन, रिपीटेशन, राइमसिम्स क्या है इसके, वो सब के बारे में पढ़ेंगे, उनकी डेफिनेशन क्या होती है और एग्जांपल्स जो पोएम में यूज़ हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सरोजनी नायडू के बारे में हमने पहली जो पोएम्स की हैं हमने स्टैंजास किया उसके बारे में इनके बारे में डिस्कस किया था कि वो एक इंडियन पोइट हैं और एक लीडर भी रही हैं। सरोजनी नायडू इंडियन पोइटेस्ट हैं एंड नेशनल लीडर वाज बोर्न इन हैदराबाद इन 1879। शी वाज एजुकेटेड एट कैम्ब्रिज। She was the daughter of Dr. Aghornath Chattopadhyay, the principal of Nazim College in Hyderabad. She started writing poetry at the age of 11. उन्होंने जब वो 11 साल की थी तभी से जो है पोइट्री है लिखना स्टार्ट कर दिया था। Sarojini Naidu's poems fill our heart with love and pride for our culture. जो इनकी पोएम्स होती हैं वो हमारे जो दिल है उसको भर देती हैं गर्व से, क्योंकि वो उनके जो पोएम होते हैं ना लगभग हमारे जो कल्चर है इंडियन कल्चर है उससे रिलेटेड ही होती हैं। जैसे कि ये वाली जो पोएम है द बेंगल सेलर्स, उसमें जो पोइटेस्ट है पहले तो जो चूड़ियाँ हैं उसके बारे में बताते हैं कि कैसी कैसी चूड़ियाँ हैं जो वो ग्रुप है बेंगल सेलर्स का वो बेच रहे हैं। फिर जो वो सिम्बलाइज की हुई है जो चूड़ियाँ हैं कहीं वो जो कुंवारी कन्याएं हैं उनके लिए बताती हैं और फिर ब्राइडल के लिए बताती हैं और फिर जो मिडिल एज जो वुमेन है उनके बारे में बताते हैं कि चूड़ियाँ उनके लिए हैं, ऐसा कुछ उन्होंने डिस्क्राइब किया है। इस वीडियो में हम सिर्फ जो है उनका इंट्रोडक्शन देखेंगे और जो पोइटिक डिवाइसेस उन्होंने पोएम में यूज़ की हैं उनको देखेंगे। दिस पोएम वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द बुक द बर्ड ऑफ द टाइम। इस जो ये पोएम है इसमें पब्लिश हुई थी। ए ग्रुप ऑफ बेंगल सेलर्स इज गोइंग टू द टेम्पल फेयर। वो टेम्पल फेयर में जाए, मतलब कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन नहीं करना है पोएम का। तो द नरेटर ऑफ द पोएम इज वन ऑफ देम। और जो नरेटर जो इस पोएम को बोल रहा है वो खुद सरोजनी नायडू नहीं बोल रही, मतलब लिखी उन्होंने है, लेकिन ये जो पूरी जो स्टोरी है पोएम के अंदर जो क्या क्या हुआ है, चूड़ियाँ कैसी हैं, किसके लिए बनी हैं, वो सारी चीज़ें हैं जो एक बेंगल सेलर है वही नरेट कर रहा है। In this poem, the poetess has used a number of poetic devices. जो पोइटिक डिवाइस हैं जो पोइटेस्ट ने यूज़ की हैं पोएम में बहुत ज़्यादा की हैं। और उनका यूज़ क्यों होता है, जो पोएम है उसको सुंदर बनाने के लिए, उसमें जो फीलिंग्स है वो डाल्स के कि ऐसा क्यों है। देखते हैं इनकी जो इम्पोर्टेंस है। अगर हम इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे जो पोइटिक डिवाइस है कौन कौन सी है, सभी की जो डेफिनेशन विद एग्जांपल देखेंगे तो पता चलेगा कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। लेट अस लर्न दिस थ्रू एग्जांपल्स। इनको एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पोइटिक डिवाइस है वो होती क्या है। पहली बात जो जैसे कि मान लीजिए कोई टेलर है उसके लिए टूल क्या है, जैसे कि जो जिसमें वो बॉक्स जिसमें वो धागों को रखता है, निडल्स को रखता है, कोई भी जैसे सीजर, वो जो भी उसके काम की जो चीज़ है वो उसका टूल होगा जो उसको यूज़ करके जो सुंदर सुंदर है जो ड्रेसेस बनाता है। कोई मैकेनिक है उसका जो टूल है जिससे कि वो कोई कार है या रिपेयर करता कुछ भी चीज़। ऐसे ही जो पोइट होते हैं उनका जो टूल होता है वो पोइटिक डिवाइसेस होती है। उसके अंदर सिमिले हैं, मेटाफर, जैसे कि अलंकार हमने हिंदी में देखा है कि उपमा व अनुप्रास अलंकारों का जो प्रयोग करके जो पोइम है बहुत ज़्यादा सुंदर बन जाती हैं। ऐसा ही जो सरोजनी नायडू या फिर हर पोइट है जो अपनी पोएम को सुंदर और अट्रैक्टिव बनाने के लिए उनका यूज़ करता है। द पोइटिक डिवाइस आर एसेंशियल टूल। ये टूल हैं बहुत ज़रूरी दैट ए पोइट यूज टू क्रिएट रिदम इनहेल्स ए पोएम्स मीनिंग। रिदम बनाने के लिए पोएम का और जो उसका पोएम का जो मीनिंग है वो मतलब कि डिफाइन करने के लिए जो है पोइटिक डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ जो पोइटिक डिवाइस है पोएम को सुंदर बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं, उसका जो मीनिंग है वो क्लियर हो जाता है। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल है, जैसे कि जो चूड़ियाँ हैं वो बताया है कि जो वो सिल्वर और ब्लू कलर की हैं, जैसे कि माउंटेन मिस्ट। यहाँ पर पोइटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है। माउंटेन मिस्ट एक पोइटिक डिवाइस का यहाँ पर यूज़ हुआ है। लेकिन अगर सोचिए कि वो उन अलंकारों का जो पोइटिक डिवाइस है उनका यूज़ ना करते, ऐसे सिंपली लिख देते कि जो चूड़ियों का रंग है वो नीला और सफ़ेद है, चूड़ियों का रंग पीला है, चूड़ियों का रंग गुलाबी है, ऐसे
कलर्स के बारे में डिस्कस तो किया, लेकिन हर बार किसी के साथ कंपैरिजन करके किसी और चीज़ के बारे में बताकर उन्होंने बताया, जिससे कि जो पोइम है बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देती हैं। पहले जो यूज़ किया है पोइटिक डिवाइस वो सिमिले है। सिमिले में सिर्फ सबसे पहले तो कंपेयर, सिमिले और जो मेटाफर है दोनों सेम होते हैं, सेम लगते हैं मतलब देखने में, लेकिन होते हैं बहुत अलग हैं। सिमिले में कोई भी एग्जाम्पल होगा ना उसका, उसमें लाइक और जो एज शब्द है ना उसका यूज़ हुआ मिलेगा, वहाँ पर सिमिले यूज़ हुआ मिलेगा। और मेटाफर में भी कंपैरिजन ही होता जैसे सिमिले में होता है, लेकिन वहाँ पर लाइक और एज नहीं होगा। जैसे मैं बोलूँ कि राम शेर जैसा है तो वो सिमिले है, के जैसा है। अगर मैं बोलूँ कि राम शेर है तो वो मेटाफर हो जाएगा। पहले हम सिमिले की डेफिनेशन देखते हैं। सिमिले इज ए फेमस पोइटिक डिवाइस विच कंपेयर टू डिसिमिलर, मतलब फेमस पोइटिक डिवाइस है जो कंपेयर करते हैं दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ कंपेयर करती है इन ऑर्डर टू शो ए सिमिलरिटी और कॉमन क्वालिटी बिटवीन दैम। दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और उन दोनों में एक कॉमन क्वालिटी ढूंढने को ही हम क्या कहेंगे, सिमिले कहेंगे। इन जो पोइट है इसका कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन हम पोएम का कर रहे हैं तो हम पोएम का एग्जांपल ले रहे हैं। इन द सेकेंड स्टैंजा द पोइटेस्ट हैज़ यूज सिमिले, उन्होंने सिमिले का यूज़ किया है। सेकेंड स्टैंजा में उन्होंने कहा है सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट, ये लाइनें यूज़ की हैं। द पोइटेस कंपेयर्स द कलर ऑफ बेंगल्स विद माउंटेन मिस्ट, माउंटेन मिस्ट का कंपेरिज, सॉरी जो बेंगल्स का जो कलर है ब्लू और सिल्वर, सिंपल वो ऐसे लिख सकते थे इनका जो कलर है ब्लू और सिल्वर है। अगली लाइन ऐसी है कि जब हम ब्लश करते हैं तो हमारा फेस रेड कलर का हो जाता है, लाइट पिंक कलर के टाइप। तो ये जो चूड़ियाँ हैं उस कलर की हैं, बर्ड्स की तरह जो कलियाँ हैं उसकी तरह हैं। अभी उन्होंने कंपैरिजन ही तो किया है, वो भी उसका एग्जाम्पल है, करेक्ट एग्जाम्पल है सिमिले का। तो यहाँ पे जो चूड़ियों का जो कलर है ना माउंटेन मिस्ट के साथ कंपैरिजन किया गया है वो सिमिले का एग्जाम्पल है। और जो यहाँ पर माउंटेन और मिस्ट एम की साउंड हो रही है वो इलिट्रेशन में यूज़ होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसी का एक एग्जाम्पल सिमिले का, लाइक हर ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर। लास्ट स्टेंजा की शायद लाइन है ये कि जो ये चूड़ियाँ हैं वो जो दुल्हन की जो खुशी है और जो उसके आंसू है ना उसका प्रतीक है। लाइक आ गया स्टार्टिंग में ही, तो हम इसको मतलब नॉर्मली देख के बता सकते हैं कि वो सिमिले का यूज़ हुआ। द पोइटेस कंपेयर्स द जॉय एंड शोरो, यहाँ पर जो पोइटेस्ट हैं उन्होंने जो दुल्हन के जो खुशी है और जो उसका दुख है ना उसको मतलब कि बताया है इन चूड़ियों के माध्यम से ऑफ गेटिंग मैरिड वूमेन, उस जो जिसकी लड़की की शादी हुई थी उसकी जो खुशी और जो उसका दुख है ना वो उन चूड़ियों के जैसा बता दिया है। लाइक हर ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर, लाइक से यहाँ पर सिमिले का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर एक पोइटिक डिवाइस ही है जैसे कि सिमिले है। सिमिले और मेटाफर की डेफिनेशन बिल्कुल लगभग सेम होती है, बस वहाँ पर डिफरेंस आ जाता है कि उसमें लाइक, सिमिले में लाइक और एज का यूज़ होगा लेकिन मेटाफर में लाइक और एज का यूज़ नहीं होगा। या पॉइंट इसमें लिख सकते हैं अलग से। मेटाफर और सिमिले कंपैरिजन के लिए यूज़ हो, ये बात तो क्लियर हो चुकी है, लेकिन इसमें लाइक और एज का यूज़ नहीं होता, सिमिले में होता है। मेटाफर इज ए फेमस पोइटिक डिवाइस, ए वर्ड और फ्रेज, कोई भी एक वर्ड या फिर कोई एक सेंटेंस बोल सकते हैं, डैट इज यूज इन एन इमेजिनेटिव वे टू शो द सम वर्ड इज, किसी इंसान क्या कोई चीज़ किसी चीज़ की हैज़ द सेम क्वालिटीज़ और अनदर थिंग एज अनदर थिंग्स, हम क्वालिटीज़ को मैच करेंगे किसी एक की किसी दूसरे के साथ, बिल्कुल डायरेक्ट करेंगे। इसमें लाइक और एज का यूज़ नहीं हो। जैसे हम बोलो कि राम शेर है, वो मेटाफर हुआ। इसमें नो यूज़ ऑफ लाइक एंड एज और लाइक का कोई यूज़ नहीं होगा, मतलब कि जो सेंटेंस है वो कंपेयर तो किया हुआ होगा लेकिन उसमें एज और लाइक जो शब्द है ना उसका यूज़ देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइफ, उन्होंने बेंगल्स के लिए कहा था, जो पोइटेस्ट हैं या फिर जो वो नरेटर था इस पोएम में, उन्होंने जो ये रेनबो टिंटेड, जैसे कि रेनबो का कलर कैसे होता है, 7 कलर्स होते हैं, वो कैसे कह रहे हैं कि हमारे पास जो चूड़ियाँ हैं ना वो रेनबो के कलर जैसी हैं, अगर ऐसे बोलेंगे तो वो सिमिले हो जाएगा, रेनबो के कलर की हैं, ऐसे बोल रखा है उन्होंने। द पोइटेस कॉल दिस बेंगल्स अ रेनबो कलर शाइनिंग सर्कल्स ऑफ लाइट, यहाँ पे मेटाफर का यूज हुआ है। थर्ड है इलिट्रेशन। इलिट्रेशन में जब एक कॉन्सोनेंट नॉर्मली मतलब कि एक
एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जो लेटर्स होते हैं, कोई भी वर्ड है ABC, कोई भी वर्ड है जैसे कि राम श्याम, जैसे कि चंदू की चाचा ने चंदू के चाचे को, ये वाली आपने सुना हो, ये वाली लाइन आपने सुनी होगी। तो इसमें जो C जो लेटर है फर्स्ट लेटर है और हर बार वही रिपीट हो रहा है, तो वो इलिट्रेशन का यूज़ हुआ उसमें। सिर्फ एक सिंगल लेटर की बात कर रहे हैं, हमें कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रहे हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच ए लेटर इज रिपीटेड, एक लेटर है जो वो रिपीट होगा, वर्ड नहीं होगा, सिर्फ लेटर, एक अक्षर के बारे में बात करें, वो बार बार रिपीट होगा, एक अक्षर रिपीट होगा। द फर्स्ट लेटर ऑफ ए वर्ड इज रिपीटेड, जो सिर्फ फर्स्ट लेटर है ना किसी भी वर्ड का वो रिपीट होगा। जैसे कि कोई सेम कोई भी अक्षर जो सेम हो, शोर हो, स्नो, स्काई, जैसे एस 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 बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो एस है ना वो इलिट्रेशन में आएगा। जैसे कि माउंटेन मिस्ट MM, दोज हैंड्स हैव, इसका सेकेंड एग्जाम्पल, दोज हैंड्स हैव चेरिस्ड, दोज लव हैज ब्लिस्ड। H जो साउंड है उसका बार बार H जो वर्ड है लेटर बोल रहे हैं, स्टार्टिंग में वही आ रहा है H, तो यहाँ पे H जो कॉन्सोनेंट है जो लेटर है उसकी बार बार रिपीटेशन हो रही है। रिपीटेशन मतलब इलिट्रेशन है यहाँ पर, रिपीटेशन में जो वर्ड है उसकी बार बार रिपीटेशन हो, जैसे कि गुड दोबारा से आ जाए, गोड दोबारा से आ जाए, मैन दोबारा से आ जाए, वो रिपीटेशन हो जाएगा, ये इलिट्रेशन है। राइमन सिम्स क्या है इसकी, किसी भी जो पोएम है उसकी राइमन सिम्स है ना, जो उसकी लास्ट, कोई भी स्टैंजा लीजिए, कोई कपलेट स्टैंजा है उसको लीजिए, उसके जो लास्ट वर्ड्स है ना उनकी जो साउंड है वो मैच करेंगी, लास्ट से जो साउंड निकलेगी वो मैच करेंगी, और फिर हम उसके जो उसकी राइम सिम्स है वो बना सकते हैं। पहले डेफिनेशन देखते हैं। दी ordered pattern of rhymes at the end of the lines of a poem or verse, किसी भी पोएम का जो लास्ट वर्ड है ना उसकी जो साउंड जो राइम्स बनती है उसको देखना ही राइम एंड सिम्स कहलाता है। जैसे कि इसका इसी पोएम का जो थर्ड स्टैंजा का जो एग्जांपल लिया है, इस पोएम में सभी में एक ही जो है राइम एंड सिम बनेगी, किसी भी स्टैंजा में अलग नहीं है, सभी की सेम है। आप तो कोई भी स्टैंजा ले सकते हैं, स्टैंजा को पढ़िए और जो उसके लास्ट वर्ड, हर लाइन का जो लास्ट वर्ड है उसको अंडरलाइन कीजिए, फिर उसकी राइम एंड सिम्स को हम बनाना सीखेंगे। सम आर लाइक फील्ड ऑफ सनलिट corn, meet for the bride on her bridal morn, some like the flame of her marriage fire, or rich with the hue of her heart's desire, tinkling luminous tender and clear, like her bridal laughter and bridal tear। लास्ट वर्ड्स को देखते हैं। कॉर्न मॉर्न, पहली बात जब हम वर्ड इसको जब हम राइम एंड सीन बनाएंगे तो जो ये राइम एंड सीन है उनको हम डिनोट करेंगे लेटर्स से, अल्फ़ाबेट से, ठीक है। कॉर्न के लिए मैंने ए यूज़ कर दिया, ए कर दिया। अब नेक्स्ट अगर जैसे कि स्काई होता फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कॉर्न स्काई कोई साउंड नहीं मैच हो रही तो वो बी हो जाता, लेकिन कॉर्न के बाद क्या है मॉर्न, बिल्कुल सेम साउंड निकल रही है लास्ट से, तो ये वाला ए है तो ये वाला भी ए हो जाएगा। सेकेंड फायर, फायर अलग है, इन दोनों से कोई मैचिंग नहीं कर रहा तो हम लिखेंगे बी। फायर का डिज़ायर है तो यहाँ पर भी बी हो जाएगा। अगर फायर यहाँ होता और यहाँ पर कुछ और होता, जैसे कुछ भी हो, जैसे कि वाटर बोल लिया मैंने, फायर वाटर, कोई मैच नहीं कर रहा तो ये सी हो जाता, लेकिन दोनों की जो साउंड है लास्ट से जो आवाज़ आ रही है फायर डिज़ायर बिल्कुल सेम है तो ये दोनों का बी हो जाएगा। थर्ड है क्लियर, अलग है, सी डिनोट कर दिया हमने इसके लिए। और जो इसके बाद जो ये लाइन आ रही है क्लियर टियर, सेम है तो इसका भी सी हो जाएगा। अगर कुछ और होता जैसे क्लियर फियर होता तो भी सेम हो जाता, हियर हो जाता तो भी सेम हो जाता, सी ही होता। और कुछ भी जैसे कि टॉय होता, शायद टॉय मानते हैं, क्लियर टॉय कोई मैच नहीं कर रहा तो यहाँ पर अलग से डी हो जाता, लेकिन ये दोनों सेम है तो सभी का, जैसे कि कॉर्न मॉन ए, फायर डिज़ायर बी और क्लियर टियर सी है जो इसकी राइम एंड सीन बनेगी। हर एक स्टैंजा की यही बनेगी, आप कोई भी स्टैंजा ले सकते हैं एग्जाम्पल में। तो हम कह सकते हैं, मतलब कि क्वेश्चन ये था कि जो ये पोइटिक डिवाइसेस हैं कौन सी यूज़ हुई है इस पोइम में और इनका क्या मतलब इफेक्ट पड़ता है पोएम पर। मैंने बताया था कि जो पोएटिक डिवाइस है वो पोएम को सुंदर बनाने में काम आती है, रिदम बनाती है पोएम में और उसके अंदर फीलिंग डाल देती है सुंदर दिखने की। वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट पोएटिक डिवाइस हेल्प इन मेकिंग द पोएम ब्यूटीफुल। पोएटिक डिवाइस है मदद करती हैं पोएम को ब्यूटीफुल बनाने में। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।